जी, अस्सलाम वालेकुम। आगे मूव करते हैं फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स। लास्ट लेक्चर में अभी हमने डिस्कशन की थी कि हम कैसे बना सकते हैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब हम डिस्कस करते हैं कि फिज़िकली कैसे हैं ये। सबसे पहले स्मेल अगर देखें तो जो पहले 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपानोइक एसिड, वो कलरलेस है, उनकी पंजेंट स्मेल होती है। अगर आपने कभी सिरका स्मेल किया हो तो वो चुभती है जो नाक को स्मेल, उसे पंजेंट स्मेल कहते हैं। तो इसकी पंजेंट आपके पास पहले 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इनकी स्मेल होती है, याद रखिएगा। ये आपके पास एमसीक्यू के तौर पे आता है। और अगर हम देखें कार्बन नंबर 4 से, मतलब ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड और हेक्सानोइक एसिड, वो कलरलेस हैं वो भी, लेकिन उनकी स्मेल कैसी है? अनप्लीजेंट होती है। ये भी आपके पास एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है। मेन जो हमारे पास डिस्कशन की बात है वो अगले टॉपिक्स ही हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंटीटेस्ट में इसका बहुत एक एमसीक्यू का पोर्शन होता है सॉल्युबिलिटी, किसी भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी, चाहे वो अल्कोहल हो। जो पहले 4 कार्बन वाले, मतलब फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड एंड ब्यूटानोइक एसिड, दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे जरा अगर मैं जनरल आपको थोड़ा सा बता दूं तो क्या केस है, आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है जो कि आपस में बॉन्डेड है डायरेक्टली, तो कंडीशन पूरी हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। जब कोई वाटर का मॉलिक्यूल आता है सामने, फॉर एग्जांपल दिस वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल है डेफिनेटली, ये है आपके पास नेगेटिव हिस्सा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और सिमिलरली कार्बन आइल पे भी है। तो ओवरऑल होता ये है कि ये जो आपके पास ऑक्सीजन है वाटर का, ये अट्रैक्ट करता है किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को, ठीक है ना। और ये फॉर एग्जांपल अट्रैक्ट करता है किसको? इस ऑक्सीजन को। सिमिलरली ये कार्बोनाइल का जो ऑक्सीजन है इसके साथ भी अट्रैक्शन हो सकती है, मतलब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। लेकिन ये केस कब तक है? इस आर ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक तो ये आर ग्रुप छोटा है, एक कार्बन है ओके है, 2 कार्बन है ओके है, 3 कार्बन है ओके है, लेकिन आपके पास जैसे ही ये 4 कार्बन ऊपर जाता है तो ये आर ग्रुप, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है ये नॉन पोलर एंड है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये पोलर एंड है। तो सॉल्युबिलिटी तो इसकी वजह से, लेकिन जब नॉन पोलर कंपोनेंट बड़ा हो जाएगा, जैसा कि अल्कोहल में डिस्कस किया था, तो फिर आपके पास वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी इसकी कम होना शुरू हो जाती है। इवन कि अगर आप ये भी देखें कि कार्बन नंबर 1 वाला, जिसमें आर ग्रुप सबसे छोटा है, मतलब हाइड्रोजन है, वो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है। जिसमें 2 कार्बन हो जाते हैं वो उससे लेस सॉल्युबल है। मतलब अगर मैं सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बना दूँ एमसीक्यू में, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी 1 कार्बन वाले फॉर्मिक एसिड की, फिर 2 कार्बन वाले एसिटिक एसिड की, फिर 3 कार्बन वाले प्रोपानोइक एसिड की, और फिर 4 कार्बन वाले पेंटानोइक एसिड की। तो ये तो फिर भी सॉल्युबल है। उससे जब आगे मूव करते हैं कार्बन 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो सॉल्युबिलिटी कम होते होते इतनी कम हो जाती है कि वो खत्म ही हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल ये, उसके बाद ये, फिर ये। आर डिपेंड्स ऑन आर को, क्योंकि आर ग्रुप जैसे जैसे बल्कि होता जाता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ इंटरफेयर करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से नहीं होती, और अगर फोर्सेस वीक हैं तो डेफिनेटली फिर आपके पास सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। तो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास कि ये सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास यहाँ पे कोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि बॉइलिंग पॉइंट जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है उसके अंदर एक नॉर्मल चीज़ देखी गई है, मतलब बड़ा एक यूनिक ट्रेंड देखा गया है। एक सिंपल ट्रेंड तो यही है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे। जितना मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उतना डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक कार्बन वाला जो आपके पास है HCOO, दैट इज योर फॉर्मिक एसिड, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास है वाटर जितना, दैट इज 100 सेल्सियस। एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज एसिटिक एसिड, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। एसिटिक एसिड CA3COO, इसका होता है 118 सेल्सियस, याद रखिएगा। और इसके अलावा आपके पास फिर आ जाता है प्रोपानोइक एसिड, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 141 सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे। कार्बन बढ़ते जाएंगे तो फोर्सेस बढ़ते जाएंगे। अच्छा, अब जो आपके पास आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ना,
वो एक डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपके हैं ये दो इकट्ठे जुड़े होते हैं आपस में, इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का ऑप्शन रखा होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके पास आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ COH C डबल बॉन्ड O R, मतलब RC डबल बॉन्ड OH। अब मैं इसको रेस करता हूँ, यहाँ पर बना दें। एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसके अंदर ये है इसका नेगेटिव हिस्सा, ये इसका पॉजिटिव हिस्सा, ये नेगेटिव हिस्सा, ये पॉजिटिव हिस्सा, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने आता है कुछ ऐसे। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ड्रा कर रहा हूँ, दिस वन। एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये, इसको थोड़ा टेढ़ा मैंने करके लिखा क्योंकि ये ऐसे ही होते हैं पड़े हुए उस जगह पे। तो ये पॉजिटिव हिस्सा, ये नेगेटिव ऑक्सीजन, ये कार्बन पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन नेगेटिव। तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड खास तौर पे जब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं तो उनमें ये पोलर चीज़ें आपस में ऐसे सुगड़ के बैठ जाती हैं, जैसे उनको सर्दी लग रही है। तो ये फिर आपके पास क्या करती हैं बेटे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल नंबर 1 और मॉलिक्यूल नंबर 2, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये होता है। तो यहाँ पे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, why the molecular mass of carboxylic acid become double in non-polar solvents like benzene and ether। ओके, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर इसका आंसर ये होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, इनको कोई और तो मिलता नहीं ट्रैक्शन के लिए। तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि ये दो जुड़ के बैठी होती हैं, तो हम जब मैस फाइंड करते हैं तो 2 का आता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक का अगर 100 है तो दूसरा अगर 7 जुड़ा हुआ है तो आपके पास मैस कितना आएगा? 200। तो ये इस तरह से डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और ये एमसीक्यूज हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, व्हाई द मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बिकम डबल्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन एंड ईथर। तो ये डायग्राम बनाएंगे और रीजन लिख देंगे, क्योंकि ये डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दैट्स व्हाई ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डाइमर की फॉर्म में है, तो उसकी वजह से इसका मॉलिक्यूलर मास भी डबल आता है हमारे पास। तो ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास हो गई डिस्कस। मेल्टिंग पॉइंट पे आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, मतलब कोई आप कह नहीं सकते कि कार्बन इतने होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इतना होगा, तो बड़ा इरेगुलर सा ट्रेंड है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट में एक चीज़ देखी गई है, वो क्या देखी गई है कि अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इवन नंबर ऑफ कार्बन, तो इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, और या फिर अगर आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, तो जो इवन नंबर ऑफ कार्बन होता है ना, अगर मतलब 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से है, तो फिर जो सॉलिड बनता है ना उसकी पैकिंग बड़ी अच्छी होती है। तो जिसकी वजह से इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले के अंदर ज़रा ये देखा गया है कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा हाई होता है एज कम्पेयर टू देयर अदर काउंटर पार्ट दैट इज ऑड नंबर। ठीक है, और ऑड नंबर में ये देखा गया है कि ऑड नंबर में जैसे 3, 5 पैकिंग अच्छे से नहीं हो पाती मॉलिक्यूल की जब सॉलिड बनता है, तो फिर उसके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट देखा गया है वो थोड़ा सा लो देखा गया है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल में मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके पास फॉर एग्जांपल 3 कार्बन वाला प्रोपानोइक एसिड है। प्रोपानोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट हम देखते हैं तो वो आता है तकरीबन -22 सेल्सियस। लेकिन जैसे ही हम 4 कार्बन वाले मतलब ऑड नंबर पे इवन नंबर पे आते हैं तो हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बढ़ के -6 सेल्सियस हो जाता है। मतलब पहले -22 था, अब -6 हो गया। सिमिलरली अगर हम फिर ऑड पे जाते हैं मतलब 5 कार्बन वाला आ गया तो मेल्टिंग पॉइंट इसका फिर कम हो जाता है, दैट -36 सेल्सियस। इस तरह से 6 कार्बन वाला होगा उसका थोड़ा सा इसकी निस्बत ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट के अंदर ट्रेंड है, बस इसमें ये बात याद रखने वाली है कि इवन नंबर वाले में क्या है हाई होता है या ऑड नंबर वाले में क्या है लो होता है। तो बेसिकली ये आपके पास यहाँ से आ सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, अच्छे से कीजिएगा, ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी सारे एमसीक्यू है, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जी अब बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है कैसा, कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड OH।
देखो इसमें रिएक्टिविटी इसकी किस वजह से हो सकती है। पहली बात, मे बी ये रिएक्टिव हो ड्यू टू इट्स OH ग्रुप, मतलब इसकी रिएक्टिविटी हो सकती है ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब इसके अंदर ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है ना, एक फंक्शनल ग्रुप के अंदर फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी हो सकती है ड्यू टू OH बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक चीज़ तो ये पॉसिबल है। दूसरा, ये इस कार्बोनाइल की वजह से रिएक्टिव हो, हमें पता है ये भी पोर्शन रिएक्टिव होता है, मतलब दूसरा इसके जो रिएक्शंस हो सकते हैं वो में भी हो सकते हैं ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप, वो कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से हो सकते हैं, मतलब ड्यू टू C डबल बॉन्ड O दिस वन। या फिर अगर ये अलग-अलग नहीं, मे बी ऐसा हो कि ये सारे की वजह से ये रिएक्टिव हो, ठीक है ना। मतलब तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये रिएक्शन कर सकता है ड्यू टू होल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब जो ओवरऑल इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये उसको इन्वॉल्व करके रिएक्शन कर सकता है, मतलब ये पूरे का पूरा COOH ही इन्वॉल्व कर ले। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि या तो ये अपने OH ग्रुप की वजह से कुछ रिएक्शन देता है, या सिर्फ इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप को इन्वॉल्व करके रिएक्शन देता है, या फिर ये सारा इन्वॉल्व करके कुछ रिएक्शन देता है। अभी इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ इसके जो रिएक्शन है वो ड्यू टू OH ग्रुप डिस्कस करते हैं कि वो हमारे पास किस तरह से होते हैं, उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। अब देखो OH ग्रुप जो है, जैसा कि ये एसिड है, तो OH ग्रुप फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मैं यहाँ पर पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, ड्यू टू OH ग्रुप रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। हाँ देखो एक सिंपल बात समझ लेना, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है ना, अगर उसका ये OH वाला बॉन्ड टूटेगा और इसकी वजह से रिएक्शन होंगे तो डेफिनेटली ये टूट के क्या बनाएगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और H पॉजिटिव, मतलब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। और एसिड का जब बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, साल्ट और वाटर बनता है। एसिड का जब कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं क्या बनता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा ना। अब देखो जरा मेरी बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहला इसका जो रिएक्शन है वो देख लेता हूँ, वो है रिएक्शन विद बेसिस। रिएक्शन इसको ध्यान में रखना बस, रिएक्शन विद बेसिस या बेस। मान लेते हैं आपके पास है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, दैट इज योर एसिटिक एसिड। जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, दैट इज योर बेस, तो होना क्या है, जैसे एसिड रिएक्शन करते हैं इसमें देखो टूट के इसमें बनाना तो H ही है ना, मतलब ओवरऑल ये होगा कि ये H और ये OH ये मिलेंगे और क्या बना देंगे H2O वाटर, और बाकी के बच गया CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O वैसे ही, ये O वैसे ही, और ये सोडियम उसके साथ लग जाएगा, तो ये क्या बन गया साल्ट। तो वही तो काम हुआ कि ये साल्ट बन गया और ये वाटर बन गया, तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि ये एसिड है, जैसा कि हम इसको नाम दे रहे हैं कि ये एसिड है। अब सिमिलरली इसका सेकंड रिएक्शन हम पढ़ सकते हैं विद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स और मेटल्स। जब आपको पता है कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, तो जब भी कोई एसिड किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साल्ट बनाने की कोशिश करता है। मतलब मान लेते हैं आपके पास है वंस अगेन दिस वन दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH, ओके। अब होना क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो जब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, मैं बैलेंस करने के लिए 2 कर लेता हूँ इसको, ठीक है, ताकि बैलेंसिंग हो जाए। तो होगा ये कि बेटे यहाँ से 2 हाइड्रोजन, क्योंकि ये 2 है ना, 2 हाइड्रोजन यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे, क्या बना देंगे H2O, एक ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए। अब यहाँ पे क्या बच गया होगा CO2, जब एक ऑक्सीजन निकल गया तो एक निकली क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये 2 सोडियम जाके यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लग जाएंगे और क्या बना देंगे साल्ट, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ONA, 2 सोडियम से 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच हो गए, तो बन के गया साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये इसका रिएक्शन किस वजह से हुआ, OH ग्रुप की वजह से, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटा और ये हाइड्रोजन अलग हुआ। अब सिमिलरली आखिर इसका रिएक्शन है वो है मेटल्स के साथ, कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो ये भी ऐसे करेगा। तो रिएक्शन
विद मेटल्स। अब मेटल्स के साथ क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास है फिर वंस अगेन CH3 C डबल बॉन्ड OH, मैं 2 ले लेता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल इसका किसी भी मेटल के साथ, फॉर एग्जांपल सोडियम के साथ रिएक्शन करवाता हूँ। सोडियम ले लेते हैं 2। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बोक्सिलिक एसिड के पास, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के पास 2 हाइड्रोजन होंगे, तो वो दोनों मिलेंगे, ओके, और क्या बना देंगे H2 हाइड्रोजन गैस, और बाकी ये सोडियम जाके फिर वहाँ पे लग जाएगा और क्या बना देंगे ये CH3 C डबल बॉन्ड ONA, 2 होंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो मतलब ये आपके पास क्या निकला कि आपके पास आपकी हाइड्रोजन गैस और आपके पास निकला आपका। अच्छा, अब ये 3 रिएक्शन 1 2 एंड 3 ये इस बात को प्रूव करते हैं कि ये जो आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये एसिडिक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि इन 3 रिएक्शंस व्हिच प्रूव दैट कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं। बाकी जो अगला है ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप एंड ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली सेकंड वन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो याद रखिएगा, आप कमेंट में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं उसका आंसर करूँ। नोट्स में आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।